Hello students, this is the second lecture for class 10th, chapter 1st chemical reactions and equations. We are studying this chapter through the presentation, and the first lecture was given yesterday and today is the second lecture. In first lecture we have studied that what are chemical reactions, the examples of chemical reactions in our daily life, and what were the indications for the chemical reactions. ये सब कुछ हम सीख चुके थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर. आज हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्केलेटल इक्वेशन क्या है, और एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है, और बैलेंस अगर हमें करना है तो हम किस प्रकार से बैलेंस करते हैं एक केमिकल इक्वेशन को. ये टॉपिक हम पढ़ने की आज ट्राई करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल इक्वेशन क्या होता है. देखो, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कई तरीक़ों से हो सकती है. जैसे अगर हम उसको पूरे का पूरा मतलब पूरा एक्सप्लेन करके लिखें, सेंटेंस फॉर्म में लिखा जाए. जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर हम लिखें मैग्नीशियम इज़ बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमने सेंटेंस लिखा है, तो ये सेंटेंस फॉर्म है. ये हमें पता लग रहा है पूरा कि इसमें एक रिएक्शन हो रही है जिसमें मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, पर वो एक सेंटेंस फॉर्म है, टाइम कंज्यूमिंग है. तो उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, शॉर्ट करना चाह रहे हैं ताकि उसी बात को हम कम शब्दों में कह पाएँ. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास होता है जी, अगर हम उसी को वर्ड्स में लिख दें तो वो कहलाती है वर्ड्स इक्वेशन. लाइक मैं लिखूं इसको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मतलब एक रिएक्शन जिसको हमने वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर दिया है, और मतलब पूरा हमने इलेबोरेट करके नहीं लिखा है, सिर्फ वर्ड्स में हमने लिख दिया. लाइक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड इन दिस वे. देखो यहाँ पे दिखाया गया एग्जांपल में आपको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हमें क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये क्या हुई, एक वर्ड इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये एक वर्ड इक्वेशन है. वर्ड इक्वेशन में क्या होता है कि जब हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं तो उस इक्वेशन में हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं. रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वो इनिशियल सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट क्या है, वो नया सब्सटेंस जो नए सब्सटेंस बन रहे हैं एक रिएक्शन में, वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं. जो रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट के बीच में प्लस का साइन होता है. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक वन हेडेड एरो का निशान लगाया जाता है, ठीक है, जो डायरेक्शन को बताता है हमें कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, तो दोबारा से ध्यान देंगे, रिएक्टेंट जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, इनिशियल सब्सटेंस है, जो रिएक्ट कर रहे हैं, जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. और प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो नए सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं एक रिएक्शन के द्वारा, थ्रू ए रिएक्शन, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस थ्रू ए रिएक्शंस, वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं. रिएक्टेंट हम लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे एरो के, और प्रोडक्ट्स जो है राइट साइड में लिखे जाएंगे एरो के. एक वन हेडेड एरो जो है बीच में लगाया जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, जो डायरेक्शन बताता है रिएक्शन की कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है. डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वन हेडेड एरो लगाया जाता है. जो हेड होता है वो पॉइंट करता है प्रोडक्ट की साइड. जो भी जितने भी रिएक्टेंट होंगे उन रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का निशान होगा, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन प्रोडक्ट्स के बीच में प्लस का निशान होगा. तो एक केमिकल रिएक्शन जिसको हमने वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है वो होती है वर्ड इक्वेशन. और अगर हम बात करें एक केमिकल इक्वेशन की, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक केमिकल इक्वेशन इज़ द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला. जो केमिकल इक्वेशन होती है वो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला. आपने सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सिंबॉलिकल फॉर्म ली है रिएक्शन की, तो वो एक केमिकल इक्वेशन है. जैसे मैंने अभी बताया पीछे एग्जाम्पल कि
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो अगर मैं यहाँ पे सिंबल्स और फॉर्मूला यूज़ करूँ, लाइक मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO, तो मैंने जब फॉर्मूला यूज़ किया है, सिंबल्स यूज़ किया है, तो उस टाइम पर जो आपकी केमिकल इक्वेशन कहलाएगी वो, ठीक है। अब वो वर्ड इक्वेशन नहीं रही क्योंकि हमने सिंबल्स को यूज़ कर लिया है, तो वो क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ओके, नाउ जो केमिकल इक्वेशन है इट इज़ स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। स्केलेटल इक्वेशन होती है, तो व्हाट इज़ अ स्केलेटल इक्वेशन, हमें ये समझना है। स्केलेटल इक्वेशन क्या है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। देखो लास्ट पॉइंट इस स्लाइड में दिखाया गया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है उसी को हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। है ये भी केमिकल इक्वेशन, बट ये बैलेंस नहीं होती। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो बने हैं वो बैलेंस नहीं है, विदाउट बैलेंसिंग दैम, उनको बिना बैलेंस किए हुए। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्या रिप्रेजेंट कर देगा कि इसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर देगा, एलिमेंट्स कौन हैं और कंपाउंड क्या बन रहा है, कंपाउंड कौन से हैं। तो ये मतलब सिर्फ और सिर्फ जस्ट सिंपली रिप्रेजेंटेशन, कितना रिएक्ट कर रहा है, कितना बन रहा है, ये कुछ भी नहीं बताएगा। तो यहाँ पे साइड में एक पिक्चर भी दिखाया गया है जिससे हम देख पा रहे हैं कि एक अनबैलेंस्ड फॉर्म है। तो जो अनबैलेंस्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, उसी को स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है। नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत ही क्यों होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों है हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को। द केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड सो दैट इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत इसीलिए होती है कि वो क्या फॉलो कर पाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो फॉलो कर पाए, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, इसके बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनियो लवोइजर ने दिया था। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस लॉ स्टेट्स दैट कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन ऑल्दो इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि एक केमिकल रिएक्शन में मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, कोई मैटर को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही किसी मास और मैटर को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्रिएट मतलब ना तो हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं किसी भी मास को या मैटर को, ना ही हम उसको जो है डिस्ट्रॉय मतलब विनाश कर सकते हैं, ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। हालांकि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो अगेन व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट स्टेट्स दैट mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction although it can change from one form to another form। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका बिल्कुल फॉलो होगा, यूनिवर्सल लॉ है, वी कांट वॉलेट दिस, हम इसको जो है नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमें फॉलो करवाना पड़ता है। सिमिलरली एक केमिकल रिएक्शन में भी अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करवाना है हमें, तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। नाउ हाउ टू बैलेंस, बैलेंस किस तरीके से करेंगे हम, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल कर देंगे तो अपने आप से बैलेंस हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो जाएगा। अब दोनों साइड टोटल मास रिएक्टेंट का और टोटल मास प्रोडक्ट का इक्वल कैसे कर सकते हैं, जो आपका रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना है, इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स के नंबर अगर हम इक्वल कर देते हैं दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, तो उससे आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। A balanced chemical equation occurs when the number of different atoms of elements in reactant side is equal to that of the product side। reactant side और product side में जो भी एलिमेंट हैं अगर हम उनके नंबर ऑफ एटम्स को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो उससे आपकी केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए हम हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या, आप बार बार से ट्राई करेंगे, एक टाइम पे वो बैलेंस हो जाएगी। तो इस हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमने एग्जांपल लिया है कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन की कंबशन करवाई है। कंबशन मतलब क्या है, आपने मीथेन को बर्न किया है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
मीथेन जो है रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब आपने पूरा डिस्क्राइब करके लिखा है तो वो क्या है आपकी सेंटेंस फॉर्म। वेरी गुड। एंड अगर हम उसको सिंबल्स की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो क्या है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो वो एक केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर में दिखाया गया है मीथेन दैट इज CH4 प्लस ऑक्सीजन दैट इज O2, इट गिव्स CO2 प्लस H2O। देखो जो लेफ्ट, जो ये बीच में आपको ब्लैक कलर में एरो दिखाया गया है, वन हेडेड एरो है। हेड जो है वो प्रोडक्ट की तरफ है, जो टेल है वो रिएक्टेंट्स की तरफ है। तो ये जो एरो है ये क्या बता रहा है, हमें डायरेक्शन बता रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है। तो इस एरो के लेफ्ट साइड में जो लिखे हुए हैं वो रिएक्टेंट्स हैं और राइट साइड में जो लिखे हुए हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। तो अब रिएक्टेंट कौन कौन है यहाँ पे, मीथेन एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैंने बताया आप लोगों को कि रिएक्टेंट के बीच में प्लस का निशान आएगा, प्रोडक्ट के बीच में प्लस का निशान। तो यहाँ पे जो दो रिएक्टेंट है मीथेन एंड ऑक्सीजन, दोनों के बीच में प्लस का निशान है। सिमिलरली जो प्रोडक्ट हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है। नाउ अब हम चेक करते हैं दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट, इज इट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। हम ध्यान से अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो इसमें जहाँ पर भी कार्बन लिखा है वो रेड कलर से दिखाया गया है, जहाँ पर भी हाइड्रोजन लिखा है वो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और जहाँ पर भी ऑक्सीजन लिखा है वो ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो अलग अलग कलर से हमें पता लग रहा है कि इसमें तीन ही टाइप के एलिमेंट हैं। एलिमेंट सिर्फ तीन टाइप के हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब हम चेक करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं कि नहीं है। रिएक्टेंट साइड में कार्बन 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन 1 है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 4 है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 3 है। हमें जो है बैलेंस करना है। कार्बन यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन एक साइड में, रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट साइड में जो वाटर लिखा हुआ है H2O, उसके आगे जो है कोफिशिएंट लगा देंगे 2 कोफिशिएंट लगाने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में 4 है सॉरी, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 4, प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन 4। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन की तरफ अगर हम 2 लगा देते हैं तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी। कैसे, रिएक्टेंट साइड में अब ऑक्सीजन के 4 एटम हो चुके हैं। प्रोडक्ट साइड में भी देखो 2 जो ऑक्सीजन के एटम है वो CO2 में है और जो 2 ऑक्सीजन के एटम है वो H2O में हो जाते हैं, क्योंकि हमने कोफिशिएंट 2 लगा दिया था वाटर के आगे। तो इससे ऑक्सीजन जो है दोनों साइड कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। कार्बन ऑलरेडी 1 बैलेंस, हाइड्रोजन अब 4 हो चुके हैं रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। सिमिलरली ऑक्सीजन भी जो है 4 हो चुके हैं रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में। इससे हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। इन दिस वे वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो आपने अब करना क्या है कि केमिकल इक्वेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल उठाने हैं और उनको बैलेंस करके देखना है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। अब एक जो हमारी केमिकल इक्वेशन हमने लिखी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी है, उस केमिकल इक्वेशन को हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और भी थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं। हालांकि हमने बैलेंस करके ये बता दिया कि इसमें कितना, ये रिएक्टेंट कितना रिएक्ट कर रहा है, ये प्रोडक्ट कितना बन रहा है, ये चीज़ें हम बता पा रहे हैं। लेकिन फिर भी और भी थोड़ा अगर हम इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जितने भी रिएक्टेंट हैं और जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके जो फॉर्मूला वगैरह लिखे हुए हैं उनकी फ़िज़िकल स्टेट अगर हम साथ में बता देते हैं। फ़िज़िकल स्टेट मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस सॉल्यूशन है या कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, अगर ये चीज़ें हम साथ में बता देते हैं तो थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव हमारी रिएक्शन बन जाती है। मान लो अगर कोई भी सब्सटेंस या आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सॉलिड है तो उसके साथ हम बाद में एस लगाएंगे, स्मॉल एस लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है जैसे। अगर लिक्विड है तो स्मॉल एल हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो गैस है तो स्मॉल जी हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन है तो हम ए क्या रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में। एक्वस सॉल्यूशन कौन से होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें जो वाटर है वो एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो जो भी सॉल्यूशन आपने वाटर में बनाए हैं, वाटर वहाँ पे सॉल्वेंट है तो उनको एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। और एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम ब्रैकेट में ए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उससे हमें पता लगता है कि ये एक्वस सॉल्यूशन है। और गैस के लिए हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, जी रिप्रेजेंट करना है ब्रैकेट में। रिएक्टेंट साइड में भी हम जी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट साइड में भी जी लिख सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट साइड में थोड़ा और हम इन्फॉर्मेटिव बनाना चाह रहे हैं। कोई गैस अगर लिबरेट हो रही है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है, गैस निकल रही है, तो उसके लिए हम अप हेडेड एरो का भी निशान लगा सकते हैं, ऊपर की साइड एरो की गैस जो है इवॉल्व हो रही है।
ऐसे अगर कोई सॉलिड मास बन रहा है, इनसोल्यूबल मास बन रहा है, इनसोल्यूबल मास मतलब आपके एक्वस सॉल्यूशन में वो सोल्यूबल नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्ट में बना है वो, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सॉलिड भी लिख सकते हैं और उसके वन हेडेड एरो भी लगा सकते हैं, डाउन हेडेड एरो भी लगा सकते हैं। गैस के लिए प्रोडक्ट साइड में अप हेडेड एरो और प्रेसिपिटेट के लिए प्रोडक्ट साइड में हम डाउन हेडेड एरो का यूज़ कर सकते हैं। इससे मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रिएक्शन की कंडीशंस बता सकते हैं, लाइक टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कोई कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, इस प्रकार से। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखें। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ इथाइलिन प्लस हाइड्रोजन, इट विल गिव अस इथेन। जो इथाइलिन है दैट इज C2H4, हाइड्रोजन है H2 एंड जो इथेन बना है C2H6, ये तीनों के तीनों गैसियस हैं। तो इनके साथ हमने ब्रैकेट में स्मॉल g लिख दिया है। ये स्मॉल g से हमें पता लग रहा है कि ये गैसियस है। एरो के ऊपर Ni लिखा हुआ है, दिस Ni रिप्रेजेंट्स द निकल एंड दिस जो निकल है यहाँ पे ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। व्हाट आर द कैटलिस्ट? कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस दैट एनहेंस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की स्पीड को एनहेंस करने के लिए हम जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं उनको कहा जाता है क्या? कैटलिस्ट। साथ ही साथ इस एरो में जो आपको टेम्परेचर रिप्रेजेंट किया गया है 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता लग रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है तभी हमें पता लगा कि ये रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ हुआ है निकल। इस रिएक्शन में टेम्परेचर जो रहा है 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस रहा है। जो रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे गैसियस हैं, ये हमें पता लग रहा है। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो मोर इन्फॉर्मेटिव हो रही है ये रिएक्शन। ओके, similarly second example, nitrogen that is N2 plus oxygen that is O2, it is giving us nitrogen oxide, nitric oxide NO. ओके, all these three are gaseous state में। ये किस में है? गैसियस स्टेट में है। हमें G जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में उससे पता चल रहा है कि ये तीनों गैसियस फॉर्म में है। साथ ही साथ एरो में जो है टेम्परेचर लिखा हुआ है 3000 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना ज़्यादा टेम्परेचर, हमें तभी अब पता लग रहा है ना, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ये इन्फॉर्मेटिव बन रहा है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल रिप्रेजेंट किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 प्लस वाटर दैट इज H2O, इट इज़ गिविंग अस ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2। यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये गैसियस फॉर्म में है, H2O लिक्विड है वाटर, ओके, ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में बन रहा है और ऑक्सीजन O2 गैसियस फॉर्म में। अब हमें कैसे पता कि CO2 गैस है, यहाँ पे O2 गैस है, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है, वो स्टीम भी हो सकता है, भाप भी हो सकता है, वो आइस भी हो सकता है, लिखेंगे तो H2O ही उसको। ग्लूकोज जो है वो सॉलिड है, ये हमें पता लग रहा है। ब्रैकेट में जो इनके लिखा हुआ, जैसे CO2 के साथ G लिखा हुआ है, O2 के साथ G लिखा हुआ, मतलब ये गैसियस हैं। वाटर H2O के साथ L लिखा हुआ है, मतलब ये लिक्विड है। ग्लूकोज के साथ S लिखा हुआ है, मतलब ये सॉलिड है। साथ ही साथ एरो पे क्लोरोफिल लिखा हुआ है, सनलाइट, मतलब ये कंडीशंस है कि सनलाइट के प्रेजेंस में होगी और क्लोरोफिल यहाँ पे जो है हमें रिक्वायर्ड है एज ए, मतलब प्रोमोटर आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट इट इज़ गिविंग अस, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो क्या दे रहा है हमें? नाइट्रस ऑक्साइड N2O दे रहा है, प्लस में वाटर H2O दे रहा है। जो अमोनियम नाइट्रेट है ये सॉलिड है, कैसे पता चला? क्योंकि इसके साथ ब्रैकेट में S लिखा हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड है, ये गैस है, क्योंकि इसके साथ ब्रैकेट में G लिखा हुआ है। वाटर लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ L लिखा हुआ है। साथ ही साथ एरो पे टेम्परेचर बताया गया कि कितना टेम्परेचर पे आपने अमोनियम नाइट्रेट को हीट करना है ताकि वो नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर दे पाए, और टेम्परेचर है 170 डिग्री सेल्सियस टू 240 डिग्री सेल्सियस। देखो हमें जो है ये रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं, लाइक टेम्परेचर, कोई कैटालिस्ट है, कोई प्रोमोटर है, कोई प्रेशर है, वो हमें याद नहीं करना है, क्रैम नहीं करना है। बस हम एक दो एग्जांपल जो वो ध्यान रख सकते हैं ताकि हम मोर इन्फॉर्मेटिव को बताने के लिए हम यूज़ कर सकें उस एग्जांपल का। ओके, तो यहाँ तक के टॉपिक आपने आज के लेक्चर में कवर करे हैं। कौन कौन से कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्केलेटल इक्वेशन क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, और हमें एक इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, और हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हमें किस प्रकार से बैलेंस करना है, एग्जाम्पल के साथ हमने उसको समझा है। साथ ही साथ एक केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं वो बातें हमने सीखी हैं। 4 एग्जाम्पल साथ में बताए गए हैं आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट के लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जितना आपको करवा दिया गया है, आपने साथ ही साथ एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, स्लाइड्स देखनी है, और जो भी कोई डाउट अगर आपका है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ तक कि अपनी नोटबुक कंप्लीट करें साथ ही साथ, और कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।